जो, हाँ मैम। हाँ जी। मैम लास्ट क्लास में ना हमने नया पाठ शुरू किया था। हम्म। ने ब्राजील और भारत में पाए जाने वाले प्राणी और पक्षी देखे थे और कुछ प्लांट्स भी देखे थे, ट्रीज। हम्म। जी। तो हमने भारत और ब्राजील में पाए गए जो पशु पक्षी और वहाँ के वनस्पति होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था, उनको देखा था। क्योंकि हम ये जो पाठ आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स में आपको सिर्फ भारत और ब्राजील, इन दोनों का तुलनामूलक एक छवि आपको दिखेगी। जो भी चीज आप देखेंगे, सबसे पहले आप इंडिया का देखेंगे, भारत का देखेंगे, उसके साथ साथ आप ब्राजील का भी देखेंगे। साथ साथ दो चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन उनकी तुलना में पढ़ेंगे कि अगर भारत में ऐसा है तो ब्राजील में वही चीज कैसे मिलती है। तो हमने भारत और ब्राजील दोनों की जो है हवामान को पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जो मैंने पहले आप लोगों के साथ कवर किया था। उसके साथ हमने भारत और ब्राजील की जो वनस्पति और पशु पक्षी थे, उनको देखा था। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि भारत जो है और ब्राजील जो है, इन दोनों की जो जनसंख्या है ना, उन जनसंख्या के बारे में आज हम जानेंगे। आप लोगों को पता है जनसंख्या का मतलब क्या होता है? क्या होता है जनसंख्या का मतलब? जरूर आपने इसको ना क्लास 8 में, मुझे जितना लग रहा है, एक चैप्टर आप लोगों का ऑलरेडी है जनसंख्या करके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जनसंख्या का मतलब क्या होता है। कोशिश करेंगे जितना भी आता है। अच्छा, नहीं आता तो मैं, हाँ जी दिव्या। मैम हमें जनसंख्या नहीं पता। नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। जनसंख्या का मतलब क्या होता है, यानी कितने लोग एक जगह, एक स्थान पर बहुत सालों से रहते हैं, उसको जनसंख्या कहते हैं, है ना। तो जनसंख्या का मतलब होता है जब आप एक स्थान पर या एक देश पर, एक शहर में, कहीं भी जो लोग रहते हैं, उन लोगों को कहा जाता है जनसंख्या। अब ऐसा नहीं ना कि कोई लोग आए, थोड़े समय के लिए रहे और चले गए, ये जनसंख्या नहीं है। अगर जनसंख्या आपको तय करना है तो उसके लिए आपको ना कोई तो एक परमानेंट कुछ तो दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है एक आधार कार्ड बोल के एक चीज होती है, कि आप लोगों को पता है जनसंख्या आधार कार्ड? बच्चों को पता है आधार कार्ड? जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, पता है आधार कार्ड क्या हाँ। होता है ना? हाँ मैम तो पता है। जी, तो दिव्या के साथ साथ जो और भी बच्चे हैं वो भी आंसर देंगे, ठीक है। तो जो है ना आधार कार्ड, ये आधार कार्ड ना आपकी जनसंख्या का, या आप जो भारतीय हैं उसका एक प्रमाण है, प्रमाण पत्र है। तो इस प्रकार के ना, अगर किसी जगह आपको रहना है, उस देश का नागरिक बनना है, तो आप उस देश की जनसंख्या में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास कुछ सबूत, कुछ प्रमाण पत्र होने चाहिए कि आप उस जगह पे 7 साल से ज्यादा रह रहे हैं, या आपने उस स्थान पे कुछ और किया है। ऐसे ही आपके पास जब एक कुछ परमानेंट आ जाता है, एक प्रमाण पत्र आ जाता है, तो आप उस देश के नागरिक बन जाते हैं, उस देश के जनसंख्या में आप गिने जाते हैं। इसको कहा जाता है जनसंख्या, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को है, पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। तो नहीं मैम। ओके, तो जनसंख्या यानी किसी देश का नागरिक बनना, किसी जगह, मोस्टली ये देश का ही होता है। तो और वहां पे आप थोड़े समय के लिए रह रहे हैं, मान लीजिए 6 साल 7 साल, और आपके पास एक वैलिड जो है ना, एक सरकार का दिया हुआ एक प्रमाण पत्र है, ठीक है। आगे देखेंगे। तो ये आपका ब्राजील का भी ऐसा है, और इंडिया का भी ऐसा है, ठीक है। भारत का भी ऐसा है और ब्राजील का भी ऐसा है, जिसको आज हम पूरा जानेंगे, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, स्क्रीन जैसे ही दिखने लगेगी मैं बोलेंगे कि मैम दिख रही है करके। तो हम इसी के बारे में देखेंगे, इंडिया का भी देखेंगे और ब्राजील का भी देखेंगे, कि कैसे दोनों देशों में जनसंख्या अलग अलग होते हुए भी थोड़ी ना थोड़ी, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी या कुछ तो दिखाया जा रहा है, ठीक है।
अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आप लोग देख लीजिए। दिख रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? हाँ मैम, दिख रही है। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत और ब्राजील की जो लोक संख्या है उनकी तुलनामूलक हम एक स्टडी करने वाले हैं। तुलनामूलक एक पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, एक ज्ञान हमें मिलने वाला है। ये तो है भारत का मैप, ये है ब्राजील का मैप। इंडिया का तो जो फ्लैग है वो आपको पता ही है। इंडिया की जो फ्लैग में कितने कलर्स हैं, ये है ब्राजील के कलर। ब्राजील का जो फ्लैग है वो ये है ना? तो ये आज हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या देखेंगे? दोनों देशों की जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या का घनत्व देखेंगे, दोनों देशों में लोगों की जो विशेषता है उनको पढ़ेंगे और कैसे क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंडिया का, ठीक है। तो एक चीज होती है जिसको ना जनगणना अनुसार कहा जाता है, यानी सेंसस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इतनी लोक संख्या है या इतनी लोक संख्या नहीं है, मतलब कोई भी देश की जो लोक संख्या है उसको जानने के लिए हमें एक स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। हम क्या करते हैं वो हमें आपको जानना है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर ऑफ करूंगी, आप लोगों के साथ डायरेक्ट बात करूंगी और आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। देखिए, बात क्या है कि ना, जब आप वो किसी देश के कितने नागरिक हैं, कितनी जनसंख्या है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपको चाहिए होती है, तो आप क्या करते हैं? आप ना पूरा स्टडी करने के लिए, उसको जानने के लिए आप पूरा ना एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ना पूरा एक क्वेश्चन पेपर जैसे बनाना पड़ता है, एक प्रश्न पत्र बनाना पड़ता है। मान लीजिए ऐसा प्रश्न पत्र जो लोग, सरकार जो है ना, सरकार किन्हीं लोगों को ना काम देती है। तो काम देके क्या करना पड़ता है? वो लोग जो है ना, वो हर एक राज्य जो है ना हमारा, उस हर एक राज्य के हर एक घर में, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, वो जो हमने जो पेपर बनाया, वो क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, उन क्वेश्चन पेपर को लेके घर घर जाती है। और ये लोगों को किसने लगाया है काम पे? सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट में, ठीक है। तो उन क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा रहता है? उस पेपर में लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहता है, आपकी उम्र लिखी रहती है, फैमिली में कितने लोग हैं, कितनी उम्र वाले बच्चे हैं, कितने लोग वहां पे बहुत साल, मतलब आपकी फैमिली के बारे में, आपकी इनकम क्या है, हर एक चीज, हर एक डिटेल पता होगी उस क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। और जो हम, ये हमारे घर में आते हैं और हमसे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सरकार की तरफ से आते हैं, हमें एक कार्ड दिखाते हैं कि देखिए हम ऐसे सरकार की तरफ से आ रहे हैं और ये प्रोसेस की जा रही है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है सेंसस, या जनगणना करना, है ना। जनगणना आप कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप किसी चीज को आप गणना नहीं करेंगे, जैसे 2+1 3 होता है, 4+1 5 होता है, कैसे हम इसको काउंट करते हैं, तो कोई चीज को हम काउंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस देश की इतनी जनसंख्या है, यहाँ पे लोग ये सब चीजें करते हैं, यहाँ पे इतनी आयु है लोगों, मतलब जो भी डिटेल है वो हमें कैसे पता चलेगी? तो उन लोगों के द्वारा ही हम ये इंफॉर्मेशन उनको देते हैं, हम ये बताते हैं उनको है, तो वो लोग उसको उस क्वेश्चन पेपर पे नोट डाउन करते हैं। ऐसे भारत में हर एक राज्य में, हर एक शहर में, हर एक गांव में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। इस इंफॉर्मेशन को टोटल किया जाता है और भारत की जो जनसंख्या है, हर एक राज्य की जो जनसंख्या है, उसको ऐड करके फिर हम मिलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों को? इसको कहा जाता है सेंसस या जनगणना करना, ठीक है। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, भले पूछ सकते हैं, पूछना है नहीं कुछ? मैम। ठीक है। जो मेरे साथ बाकी बच्चे जुड़े हैं, संदीप और सिद्धि का, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चे? आप लोग कुछ आंसर नहीं दे रहे।
मुझे थोड़ा हाँ बताएंगे? मैम, समझ आ रहा है। ठीक है। तो तो इसको कहा जाता है जनगणना। तो ये जो अभी आपने इंफॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पे दिखा ना, कि ये जो भारत की जो लोक संख्या है, अभी आपने जो देखा कि 121 कोटि, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ना कि जनगणना करना, जिसको सेंसस कहते हैं, CENSUS, है ना, या जनगणना अनुसार, ये सेंसस जो है ना हर एक राज्य में, पूरे देश में कह सकते हैं, हर 10 साल के अंदर होता है। मतलब अगर ये आपको 2011 का डेटा मिला है, तो 2021 में होने का था, लेकिन 2021 में ना कोरोना आ गया, तो शायद वो हो नहीं पाया। तो वो फिर से थोड़े समय बाद होगा, 25 में होगा या तो 26 में होगा। लेकिन अगर 21 में 2011 में हुआ, यानी इससे पहले 2001 में हुआ था, तो हर 10 साल ऐसी काउंटिंग चलती है। हर एक राज्य में ना ऐसी काउंटिंग चलती है, ठीक है। तो अभी देखा जा रहा है भारत जो है ना, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जनगणना के, यानी कितने लोग रहते हैं, उस लोक संख्या के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहले चाइना था, अभी इंडिया है। अभी तो रिसेंट जो है ना, इंडिया ने चाइना को भी छोड़ दिया है, मतलब चाइना के आगे चला गया है। अब इंडिया जनसंख्या में नंबर 1 है वर्ल्ड में, 1 नंबर रैंक है, ठीक है। और नहीं जो है, मैम, हाँ जी, मैम 2 नंबर है ना? हाँ 2 नंबर है, लेकिन ये पुरानी इंफॉर्मेशन, मैं आपको रिसेंट नया वाला बता रही हूँ, ठीक है। हाँ ये जो मैम। हमारे ये जो आंकड़े हैं ना, ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये 2011 के अकॉर्डिंग था। अभी 2000 जो 24 है, उसके अकॉर्डिंग 23 में ही भारत नंबर 1 बन गया है। किसमें? जनसंख्या में, पूरे विश्व में। पहले चाइना था, चाइना को भी अब भी उसने छोड़ करके नंबर 1, यानी इतने लोग भारत में रहने वाले हैं, ठीक है। अभी देखेंगे जो पूरे विश्व में, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, उसमें भारत की कंट्रीब्यूशन, या भारत कितना आता है, 17.5%। यानी पूरे वर्ल्ड में इंडियंस की परसेंटेज कितनी है, इंडिया कितना जनसंख्या को पकड़ता है, 17.5। अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन मान लीजिए 100% है, तो उसमें 17.5% जो है ना, वो इंडिया ने दिया है, ठीक है। और जो मैंने आपको जनसंख्या का घनत्व समझाया था, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने, कौन से लोग रहते हैं, मतलब 382, यानी 382 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में भारत के हर कोने कोने में रहते हैं। मतलब मान लीजिए 400 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में भारत के हर एक राज्य में रहते हैं, यानी इतनी घनत्व है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ना, 1 मिनट, इन डायग्राम्स को अच्छे से देखेंगे ना, यहाँ पे पूरा दिया गया है, देखिए। ये आप कलर्स देख रहे हैं ना, ये कलर्स जितने डीप है ना, जितने डीप है ये कलर्स, उसका मतलब वहां पे ना सबसे ज्यादा जनसंख्या है। देखिए 150 to 200 मिलियन दिया गया है। इतने लोग ना कौन से राज्य में है, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सबसे डीप कलर है। उसके बाद थोड़ा लाइट कलर जो है, यानी 100 से 150 कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में है, देखिए, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, ठीक है। उसके बाद 50 से 100 कौन से राज्य में है, जो थोड़ा हल्का ब्राउन कलर का है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका, तमिलनाडु। और फिर 100 से 150 किन राज्यों में लोग रहते हैं, इन राज्यों में कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, असम, इन राज्यों में इतने लोग रहते हैं। और 10 जीरो मतलब 10 मिलियन लोग मोटा मोटी कौन से राज्यों में रहते हैं, सबसे लाइट कलर जो है ना, ये लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल, और ये उत्तर, ये जो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व राज्य होते हैं, यहाँ पे है। तो ये हो गया ना, ये एक ऐसा मैप है जिससे आप भारत की जनसंख्या को जान सकते हैं। और ये मैप कैसे बना है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, जनगणना करके वो क्वेश्चन पेपर ले लेके वो जो लोग जाते हैं और पूरा इंफॉर्मेशन हर एक राज्य से निकाल के लाते हैं, फिर उसका सम टोटल होता है, मतलब उसकी एडिशन की जाती है, उसका
उसको उसको टोटल करके जो मिलता है ना, वो आता है इसमें भारत की पूरे जनसंख्या में 121 कोटि। ठीक है। और फिर उसके ऊपर मतलब हम देखते हैं कि कौन से राज्य में कितने लोग हैं, फिर हम उस आंकड़ों के अनुसार, उन आंकड़ों के अनुसार हम ऐसे मैप बनाते हैं। इसमें आपको भारत की जो टोटल टोटल हर एक राज्य में कितने लोग रहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा, सबसे कम और मीडियम ग्रेड की, यानी मीडियम नंबर के लोग कितने राज्य में रहते हैं। सबसे ज्यादा लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में। मॉडरेट रहते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। और सबसे कम जो है ये लद्दाख वगैरह। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश की देखी जा रही है। ठीक है। कोई प्रश्न किसी को है? नहीं मैम। तो ये सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने 2011 में ही हमने क्या किया था, जनसंख्या का घनत्व, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे जो है ना ज्यादा लोग हमें कौन से राज्य में मिले, जहां पे ना ये ऑरेंज कलर दिखाया गया है ना, ये बिहार और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या की घनत्व दिखी गई थी। यानी सबसे जो मतलब छोटे जगह में सबसे ज्यादा लोग जहाँ रहते हैं वो है ये दो राज्य। उसके बाद देखिए ये येलो वाले जो कलर है ना, ये कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ ये राज्य जो है ना, ये पंजाब हरियाणा से छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। सबसे कम लोग इन्हीं राज्यों में रहते हैं। ठीक है। जो कितने लोग कितने राज्यों में रहते हैं, ये कलर को देख के ना आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा मतलब अगर भारत की जो जनसंख्या है ना, उसका हम वितरण करें, यानी देखें कि कहाँ कितने लोग कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं ना वो इन राज्यों में रहते हैं, इन शहरों में रहते हैं। मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली। ठीक है। तो उत्तर कड़ेल मैदानी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के इन जगहों पे। ठीक है। सबसे ज्यादा लोग हमारे भारत में रहते हैं। और सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं, पार्वतीय प्रदेश। क्यों? क्योंकि हिमालय वगैरह में चढ़ने की मुश्किल है, वहां पे जॉब्स नहीं है, वहां पे प्रकृति भी कुछ बहुत ज्यादा सहयोग देती है ऐसा भी नहीं। तो इन राज्यों में रहना सबसे मुश्किल हो जाता है। ठीक है। फिर शुष्क प्रदेश। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बारिश ही नहीं होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे लोग नहीं रह पाएंगे। ठीक है। फिर घनदाट वन क्षेत्र, यानी जहाँ पे जंगल वगैरह बहुत ज्यादा है वहां पे भी लोग नहीं रह सकते, जैसे ये उत्तर पूर्वी राज्यों को देख लीजिए। तो जहाँ पे प्रकृति आ, बहुत ज्यादा सहयोगी नहीं है, उन जगहों पे इंसान कम रहते हैं। लेकिन जो शहर है जहाँ पे सुख सुविधा ज्यादा है, राज्य अच्छे हैं, सरकार अच्छी भूमिका निभाती है, जैसे इन शहरों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नौकरी अच्छी है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, रोजगार के साधन अच्छे हैं। ठीक है। तो पार्वतीय प्रदेश जहाँ पे जंगल ज्यादा है, फिर शुष्क जगह, तो इन जगहों पे रहना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवामान जो है वो सहयोगी नहीं है, जीवन जीना आसान नहीं है। इसीलिए मानवीय जो वस्ती है वो यहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन अच्छे विनियोग जहाँ पे होती हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरियां जहाँ पे है वहां पे ही लोग ज्यादा रहते हैं। मैं समझा पा रही हूँ ना सभी बच्चों को? ठीक है। हाँ मैम। जहाँ पे आपको डाउट होगा आप लोग मुझसे पूछेंगे। तो हमने ये देख लिया इंडिया का। ठीक है। अभी हम थोड़ा देख रहे हैं ब्राजील का, कि ब्राजील में कैसी परिस्थिति है। देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन हमने देखी, ब्राजील तो उसके सामने मतलब कुछ भी नहीं। देखिए वहां पे हमने देखी 121 कोटि। यहाँ पे देखिए कितनी भी पुरानी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन 19 कोटि, कुछ आज के जमाने में कितनी होगी, मान लीजिए 25-30 कोटि होगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो डार्क डार्क जितने डार्क कलर्स आप देख रहे हैं ना, ग्रीन के जो घने कलर्स हैं, वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। जो लाइट कलर है ना, वहां पे लोग कम रहते हैं। यहाँ पे दिखा है।
यहाँ पे ये जो दिखाया गया ना कलर, कितने लोग रहते हैं पे, 45 मिलियन, 25 मिलियन, कितने लोगों से, मतलब 7.5 to 10 मिलियन, मतलब इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, 7 से लेके 10 मिलियन ऐसे करके। तो ये जो डार्क कलर्स है ना, यहाँ पे कुछ 45 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। तो सबसे लाइट कलर जो है वहां पे सबसे कम लोग रहते हैं, ब्राजील के मानचित्र में आप देख सकते हैं। और सबसे घने जो जगह है, जो डार्क कलर है, वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। देखिए यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं इन राज्यों में, है ना। तो पूर्वी राज्यों में, दक्षिण पूर्वी राज्यों में लोग ज्यादा रहते हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में लोग थोड़े कम रहते हैं। फिर भी यहाँ पे तो अच्छे खासे ग्रीन कलर दिख रहा है, ठीक है। वर्ल्ड में ब्राजील का स्थान क्या है? 5 नंबर है जनसंख्या के अनुसार, यानी टॉप कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या के कंट्रीज है, वहां पे इंडिया नंबर 1 है, 5 नंबर पे है ब्राजील। कितनी घनत्व है जनसंख्या की? भारत में कुछ 382 थे, 400 के करीब करीब, यहाँ पे देखिए 23, है ना। कितने होंगे आज के जमाने में? 25 होंगे, है ना। तो 25 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर में रहते हैं। और फिर इसको जो आप देख रहे हैं ना, ये 2.78, यानी पूरे विश्व में अगर ब्राजील को देखा जाए तो 2.78 ब्राजीलियन, यानी ब्राजील के निवासी आपको मिलेंगे। अगर वर्ल्ड में पूरा पॉपुलेशन मान लीजिए वर्ल्ड का 100 है, तो 100 में 2.78% ये आंकड़े आपको ब्राजील के मिलेंगे। पूरे विश्व में इतने ब्राजील के लोग रहते हैं, ठीक है। इतना ही योगदान है जनसंख्या के क्षेत्र में ब्राजील का, ठीक है। तो ब्राजील जो है वो भारत की तुलना में इतना ज्यादा जनसंख्या बहुल जगह नहीं है, लेकिन दोनों में देखी तो जा रही है कि जनसंख्या का घनत्व तो है। आगे देखते हैं, ये देखिए जनसंख्या का वितरण वितरण अगर हम देखेंगे कि ब्राजील के कौन से स्थान पे सबसे ज्यादा जनसंख्या देखी जा रही है, तो मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था कि पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। सबको दिख रही है ना स्क्रीन? तो ये जो जगहों को आप देख रहे हैं ना, ये जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है, ठीक है। लोक संख्या का वितरण, यानी जहाँ पे ये डॉट, ये जो ग्रीन कलर के डॉट हैं, ये जहां जहां सबसे ज्यादा है, ये उतना ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो दिखाए गए हैं, 3 जगह दिखाए गए हैं। उन जगहों के अनुसार ब्राजील का जो जनसंख्या है उसको बांटा गया है। पूर्व किनारा पट्टी, यानी ये वाला ब्राजील का पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या दिखाए गए हैं। फिर अमेजोन में, अमेजोन किधर है? इस जगह पे है। अमेजोन में आपको देखिए बहुत ज्यादा जनसंख्या तो नहीं मिल रही है इन स्थानों पे, लेकिन थोड़े 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 येलो कलर, यानी एवरेज या मीडियम लेवल के मिल रहे हैं। और मध्य और पश्चिमी भाग में, मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है ब्राजील की, यहाँ पे ना ब्राजील की उच्च भूमि है। तो उच्च भूमि होने के कारण बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा जनसंख्या आपको नहीं मिलेगी, आपको मीडियम लेवल का ही मिलेगा। तो पूर्व किनारा पट्टी जो है ना, ये वाला सबसे ज्यादा है। बाकी हमारे एवरेज में यानी मीडियम में आ रहे हैं जनसंख्या के मामले में। देखिए अगर आप इसको भी देखेंगे ना, ये डॉट को, तो सबसे ज्यादा डॉट यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको इन्हीं राज्यों में मिल रही है। बाकी राज्य देखिए आपको मोटा मोटी लेवल में एवरेज या मीडियम लेवल का ही मिल रहा है, ठीक है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैप को देख के आपको स्टडी करनी पड़ेगी। पूछ लीजिए, कुछ है डाउट तो, जो भी बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ। सबको समझ में आ रहा है? हाँ मैम। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? लिंग के हिसाब से, यानी कितने हमारे पास स्त्री है, कितने हमारे पास पुरुष है, उस हिसाब से हम ब्राजील और भारत की जो ये स्टडी है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, देखिए ये हमने ना कुछ ग्राफ बनाए हैं। आप लोग मैथमेटिक्स में ग्राफ करते हैं ऐसे डायग्राम वगैरह
ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, हाँ मैम। है ना। तो ये डायग्राम समझना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। ये ब्राजील का है लिंग गुणोत्तर, और ये है भारत का, ठीक है, लिंग गुणोत्तर। तो देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिंग का जो है ना वो डेटा डाला है, यहाँ पे हमने सभी वर्ष यानी ईयर्स को लिखा है, कितने कितने ईयर्स में हमने क्या किया है। 10 साल में 10 साल की आंकड़े मतलब डिफरेंस हमने ली हुई है। 2011, 2001, 1991, 1989, 1979, 1969, तो हमने ये किया है। अभी ना आप लोग इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से देखिए, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, थोड़ा ना अपना अपने हिसाब से अपने समझ से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि कितने लिंग के लोगों की कौन सी विशेषता यहाँ पे आपने आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे तो ये ग्राफ जो है ये ऐसे सीधा आ रहा था, फिर 2001 से देखी जा रही है कि ये थोड़ी ऊंची जा रही है। तो इसका मतलब क्या है थोड़ा समझाएंगे, जो भी बच्चे जुड़े हैं जितना समझ में आ रहा है थोड़ा बताएंगे, सही गलत की कुछ बात नहीं है। ऐसी जो चीजें है ना ये आपको भूगोल में पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये पढ़ के ये डायग्राम देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ से। मैम यहाँ पर दिखाया गया है कि जो स्त्री और पुरुष है ना उनकी संख्या जो है वह समान थी, लेकिन ब्राजील में स्त्री की संख्या 2001 से बढ़ गई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और भारत में आपको क्या दिख रहा है, सेम है मतलब या बड़ी ज्यादा है या मोड़ा मतलब मोटा मोटे लेवल पे सेम ही रह रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को इंडिया। मैम भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 1971 में कम है हम्म और 1981 में थोड़ी मतलब पुरुषों के बराबर हो गई है, लेकिन फिर से 1991 में तो कम हो गई है और 2001 में पुरुषों के बराबर हो गई है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप जब इन चीजों को देख रहे हैं ना तो आप सही प्रकार से ना समझ रहे हैं कि भूगोल में जब हम ऐसे नंबर्स को दिखाते हैं ना तो हमें कैसे दिखाना है। जैसे अभी आपने अच्छे से समझा दिया कि कैसे भारत में और ब्राजील में जनसंख्या यानी स्त्री और पुरुष में जो भागांतर दिखाया गया है उसकी चेंज कैसे आ रही है, तो बिल्कुल एक्यूरेटली आप लोगों ने समझाया। देखिए जब स्त्री या पुरुषों की क्या कह सकते हैं जनसंख्या में अंतर आ जाता है ना, इसका मतलब यही होता है कि देश में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने लड़कियों के लिए बच्ची जो है ना स्कूल का इंतजाम किया है, स्कॉलरशिप का इंतजाम किया है, उनके अच्छे खाने के लिए भी व्यवस्था की है, तो बहुत मददगार साबित होती है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी कुछ सरकार ने हमारे लिए नियोजन बनाए हैं आयोजन किए हैं उसका ना लाभ लड़कियों को मिल रहा है, ठीक है, बच्चों को मिल रहा है। उसकी वजह से जो स्त्रियों की जनसंख्या थी वो जो कम होती जा रही थी वो धीरे धीरे पुरुषों के मुताबिक या पुरुषों के समान होने लगी, या कह सकते हैं कि पुरुषों से थोड़ी बहुत ही कम रही, है ना। पहले जमाने में स्त्रियों के ऊपर लड़कियों को होते ही उनकी हत्या कर देना, ये सब चीजों के ऊपर अभी सरकार ने क्या किया है, इन सब चीजों के ऊपर इन सब चीजों के ऊपर अभी सरकार ने कड़ी लगाम लगाई है। इसीलिए जो भी आपने बताया ना, तो इसी की वजह से ना जो ये आंकड़े गिर रहे थे वो अभी सीधे होने लगे हैं, यानी स्त्रियों की इतनी जो दुर्वस्था थी उनके ऊपर सरकार अभी काम कर रहा है। ये ग्राफ जो है ना ये वही दिखा रहा है।
ब्राजील में भी अचानक से अगर ये पॉपुलेशन या जनसंख्या बढ़ने की कोई तो कारण रही होगी, उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ अभी मैम। चलिए, अभी आप अभी इस शेप को देख लीजिए, ये पूरी ट्रायंगल की तरह दिखती है। ठीक है, तो इसको ना पॉपुलेशन या जनसंख्या का पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों हिस्सों में इस ट्रायंगल को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बाल वर्ष, कार्यशील अवस्था और वृद्धावस्था। तो बाल वर्ष में जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो कार्य नहीं कर सकते, उनको दिखाया गया है। और जो भी लोग देश के लिए या जो भी लोग काम नहीं करते। ठीक है, कार्यशील अवस्था में 18 से लेकर के 60 तक देख लीजिए, 60 वर्ष तक जो लोग काम करते हैं, रोजगार करते हैं, उनको दिखाया गया है। ठीक है, और 60 वर्ष के ज्यादा लोग जो वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं, जो काम नहीं कर सकते, जो रिटायर हो जाते हैं, तो उनको दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे ना क्या पता चलता है कि अगर आपकी बाल अवस्था की जो पोजीशन है या जो जगह है, अगर वो सबसे ज्यादा है, यानी शिशुओं की जो जनसंख्या है वो देश में ज्यादा है, उसके बाद ना इससे थोड़ी चौड़ी है ये कार्यशील अवस्था, यानी जो कार्यशील लोग 18 से लेके 60 तक, हाँ मान लीजिए 18 से 60 वर्ष या 64, 64 तो नहीं होगा, 50 60 तक पकड़ लीजिए, जो लोग कार्यशील हैं, यानी जो देश के लिए रोजगार करते हैं, काम करते हैं, और जिनकी जो रोजगार है या जो इनकम है वो हमारी भारत के इनकम में गिनी जाती है। तो जितने कार्यशील लोग होंगे, इसका मतलब क्या है, देश उतनी तरक्की कर रहा है। और वृद्धावस्था देखिए सबसे कम है, वृद्धावस्था देश की जो रोजगार है उसमें कुछ भी नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती, इसीलिए वो वृद्ध की संख्या देश में सबसे कम है। तो बाल अवस्था, कार्यशील अवस्था, वृद्धावस्था, तो जितनी कम ना ये वृद्धावस्था रहेगी, मतलब ये लोग क्या करते हैं देश के लिए कुछ मतलब ये रिटायर हो चुके हैं, ये इनकम नहीं करते। तो अगर आपको ना देश की उन्नति करनी पड़ेगी तो कार्यशील अवस्था को सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग काम करते हैं, रोजगार करते हैं, और देश के लिए ना कुछ करते हैं, क्योंकि बच्चे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो छोटे हैं। सभी को समझ में आ रहा है, ये जो पिरामिड मैंने आपको समझाया, इसको हर एक देश के हाँ। लिए बनाया जाता है ना। हाँ जी दिव्या, तो इसको ना हर एक देश के लिए बनाया जाता है, लेकिन देखा जाता है कि इस एक देश कितना प्रगति को पा रहा है, कितना उन्नत से उन्नततर बन रहा है, वो ये जो है ना, ये कार्यशील अवस्था में कितने लोग हैं उसको देख के पता चल रहा है। जितने ज्यादा ये कार्यशील अवस्था के लोग, जनसंख्या, उतनी ज्यादा देश की तरक्की। लेकिन लेकिन क्योंकि शिशु है ना, तो वो सबसे ज्यादा है 18 वर्ष से पहले, 14 वर्ष से पहले, जिनको काम जो काम नहीं करते, उनकी जनसंख्या थोड़ी ज्यादा होती है देश में, फिर उसके बाद ये कार्यशील अवस्था आती है। क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, तभी वो बड़े हो सकते हैं ना, अदरवाइज वो लोग छोटेपन में ही मृत्यु हो जाती है उनकी, अगर देश की जो हेल्थ की सिस्टम है, यानी चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं है। चलिए, अभी हम देखेंगे ना, ये दो ग्राफ देखेंगे, भारत की और ब्राजील की। अभी आप लोग इसको पढ़िए, पढ़ के मुझे बताइए इन दोनों ग्राफ में क्या दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। इन चीजों को आप स्वयं से पढ़ना सीखेंगे तो आगे जाके आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। प्लीज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और बाकी बच्चे भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या दिखाया गया है, किसी को समझ में आ रहा है? लोक संख्या वाढीची दर भारत का और ब्राजील का क्या दिखाया गया है, थोड़ा कोशिश करेंगे तो ना आपको समझ में आएगा। हाँ जी,
मैम ब्राजील में ना जो लोक संख्या का जो प्रमाण है ना हम्म। वह वह कम हो रहा है हम्म। और आगे के 2 दशकों में हम्म। ब्राजील की लोक संख्या बढ़ने की शक्यता कम है। हम्म। और इंडिया में क्या दिखाया जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, सेम है, क्या है? मैम इंडिया में और भी इंडिया में जो लोक संख्या का प्रमाण है वह अभी भी अधिक है हम्म। और 2001 ते एक 2011 के दशक में लोक संख्या 18.2 लेकिन फिर भी वो थोड़ी कम की तरफ तो जा रही है ना, देखिए थोड़ी ग्राफ गिर तो रही है ना, है ना? यानी जो आपको समझ में आ रहा है दिव्या, बाकी बच्चे, जो मैं कह रही हूँ कि देखिए हाँ ये कैसे ऐसे ऊपर थी, फिर ये थोड़ी 2011 की तरफ थोड़ी नीचे जा रही है। इससे क्या साबित होता है कि जो भारत की जनसंख्या थी, जो इतना बढ़ते बढ़ते 69 79 तक इतना आ चुकी थी, उससे ज्यादा वो अभी गिर रही है। मतलब सबसे ज्यादा ये जो स्तर था ना, यानी इसको 2011 2001 1991 फिर 1981, ये जो स्तर थे ना, तो इन जो जगहों पे 2011 2001 में तो फिर भी हम देख रहे हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे गिर रही है इस दशकों में। 91 89 79, देखिए 79 से लेके ये 91 तक, 19, हाँ वही, कितना ज्यादा ये ग्राफ ऊंचा गया है, ऊंचा गया है। फिर जैसे ही ये दशक शुरू हुआ, 2000 का दशक, उससे वो गिरने लगा। तो ये 1979 से 1999 तक या 1990 तक, ये जो स्तर है ना, इसमें सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या की विस्फोट हुई। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रहने लगे, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। यहाँ पे अच्छे तकनीक आई। ये जो 3 दशक है ना, इन 3 दशकों में, इन 30 सालों में भारत की जनसंख्या कुछ ऐसे बढ़ी कि वो कभी नहीं देखी गई। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे ना भारत की जो हेल्थ की ना, यानी भारत में अच्छे अच्छे स्वास्थ्य के ट्रीटमेंट होने लगे। लोग जो पहले कम उम्र में मारे जाते थे वो अभी ज्यादा जीने लगे, है ना? तो वृद्ध की संख्या बढ़ने लगी। जो शिशु पहले अच्छे, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिलती थी, छोटे बच्चों की डेथ हो जाती थी, अभी उनको अच्छी खाद्य व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान करने गए। तो ऐसे करके ना, जो पॉपुलेशन है या जो जनसंख्या है, वो बच्चों की, छोटे बच्चे अभी ज्यादा बड़े होते हैं, पहले वो कम उम्र में मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। और वृद्ध जो है ना, वो भी कम उम्र में चले जाते थे, अभी उनकी अच्छी खासी आयु होने लगी। तो ये जो मेडिकल फील्ड है ना, या जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसने इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि लोग अभी ज्यादा जीने लगे। और उसके साथ साथ नए लोगों का जन्म भी होता गया, नए बच्चे जन्मते भी गए। ठीक है, तो इसके वजह से ना जनसंख्या की इतनी वृद्धि हो गई भारत में इन 3 दशकों में। ठीक है, लेकिन ब्राजील में तो देखिए गिरता ही गया पॉपुलेशन, या जनसंख्या गिरने ही लगी। यहाँ से हर एक दशक में तो कितनी गिरावट नोटिस की गई, देखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरूर अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था नहीं देखी गई है। यहाँ पे सरकार ने जरूर कुछ अच्छे नियम या कोई अच्छे विनियोग नहीं किए होंगे। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, या प्रकृति का कारण, कि जनसंख्या इतनी ज्यादा गिरावट होने लगी। अगर युद्ध वगैरह भी होता है ना दोनों देशों में कहीं भी, तो भी बहुत ज्यादा मृत्यु दिखी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ तो देखा नहीं गया। भारत की तो मैंने कारण आपको बता दिया कि स्वास्थ्य की व्यवस्था के कारण भारत की इतनी उन्नति होती गई जनसंख्या में। लेकिन ब्राजील की जो गिरावट का कारण स्वास्थ्य व्यवस्था ही था, कि इतनी उन्नत वो वहां पे नहीं थी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को?
हाँ मैम। अच्छा, अभी देखेंगे, अभी हम आयुर्मान पढ़ रहे हैं, यानी भारत की जो और ब्राजील की जो आयुर्मान है ना, यहाँ पे वो जो मैंने आपको पिरामिड से समझाया था ना, बिल्कुल वही देखी गई है। यानी कितने लोगों की जो आयु है, मतलब पहले लोग, एक मान लीजिए छोटे बच्चे जो बहुत पहले जमाने के थे, छोटे बच्चों का जन्म होता था, उनको अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, वैक्सीन ये सब नहीं मिलती थी, बहुत सारी बीमारियां भी होती थी, तो उनकी जल्द से जल्द मृत्यु हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे देखा गया है ना, जैसे ब्राजील में थोड़ी गिरावट आई, यहाँ पे फिर उठने लगी। भारत का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो हर एक टाइम पे, हर एक साल में ना, भारत की ऊर्ध्वमुखी यानी ऊंची ग्राफ है। तो जो लोग पहले कम उम्र में मारे जाते थे, अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले लोग, मान लीजिए 10 साल में बच्चों की मृत्यु होती थी, अभी वो छोटे बच्चे अभी बड़े होकर के 18 साल, 18 से फिर 20, फिर 22, फिर 23, ऐसे करते करते अभी मोटे रूप में देखा जाए तो, एवरेज में अगर आप देखा जाए तो हर एक इंडियन या भारतवासी कम से कम 60 से 65 की आयु तो जीता ही जीता है। 60 से 65 तक कोई भी इंसान जिएगा, इसको आयुर्मान कहते हैं। मतलब कितने साल एक इंसान, एक मनुष्य या जनसंख्या में कितने लोग उस आयु को प्राप्त करते हैं। अगर उस आयु से नीचे गिरावट हो गई तो यानी आयुर्मान उस देश की कम है। कम लोग, अगर बहुत ज्यादा लोग कम आयु में मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसका मतलब उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे ही अच्छी होने लगती है, साइंस जितना उन्नति को प्राप्त करता है, उतने ही लोगों की आयु बढ़ती जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया, अभी भारत की जो आयुर्मान है वो लगभग 60 वर्ष तक कोई भी इंसान जीता है, पहले शायद उतनी नहीं थी। ग्राफ्स में आप देख रहे हैं पहले क्या थी और अभी क्या है। ठीक है, अभी ब्राजील की देख लीजिए, थोड़ी गिरावट आई, फिर से वो गिरावट करते कर, मतलब ऊंची नीची स्तर ब्राजील का मेंटेन ही है। कभी ऊंचा, कभी कभी लोग बहुत ज्यादा जी रहे हैं, कभी उससे थोड़े कम जी रहे हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा, ऐसे ब्राजील का अप डाउन है। लेकिन जितने लोग जितनी आयु को प्राप्त करेंगे, यानी अगर आपकी जो वो, अभी मैंने आप लोगों को ये दिखाया ना, ये पिरामिड में, यानी कार्यशील अवस्था में जितने लोग रहेंगे या जो इस आयु को प्राप्त करेंगे, यानी देश की उतनी ही उन्नति होगी। समझिए चीज को बहुत दिमाग से, अच्छे से। तो जरूरत है कि जो छोटे बच्चे हैं वो बालिग बने, यानी 18 के ज्यादा उम्र की आयु जिए, क्योंकि उनको देश के लिए काम करके कुछ देना है, रोजगार करनी है। ठीक है, तो कितने लोग कितनी आयु को प्राप्त करते हैं, कितने साल तक जीते हैं, उसका मतलब है आयुर्मान। तो मेडिसिन बोल दीजिए या हेल्थ बोल दीजिए या स्वास्थ्य व्यवस्था जितना उन्नति को प्राप्त करेगा, आयुर्मान उतने बढ़ेंगे। ये प्रगति का कारण किस लिए बनता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आयु में लोग जीते हैं, उतनी ज्यादा कार्यशील क्षमता उनकी रहती है। यानी 60 वर्ष तक अगर एक इंसान जी रहा है, तो यानी 18 से 60 तक उसने देश के लिए काम किया है। तो जो हमारा भारत के रोजगार में उसने अपना दान दे दिया है। ठीक है, तो ये विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे कार्यशील अवस्था को प्राप्त करने पहले ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और अगर देश को आगे बढ़ाना है तो कार्यशील अवस्था तक, मिनिमम 60 वर्ष तक किसी भी इंसान को जीना ही जीना है, क्योंकि वो जो अवस्था है, कार्यशील अवस्था में ही लोग सबसे ज्यादा रोजगार करते हैं, देश के लिए कुछ कर पाते हैं। बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? नहीं मैम, समझ है में तो आ रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी हमने क्या देखा, अभी हम सेंसस के बारे में, जो मैंने आपको बताया ना, सेंसस, ये जो हम क्वेश्चन पूछते हैं घर घर जाकर के। ठीक है, तो देश के, देखिए मैंने आपको ये एक फोटोग्राफ दिखाया है, भारत के स्वाधीनता के बाद यानी इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला वो सेंसस है। ये देखिए कुछ लोग हैं, जो इन लोगों के, या पंजाब की फोटो है,
ये लोग जाकर देखिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनके हाथों में कुछ पेपर्स हैं। तो ऐसे जा जा कर ना हर एक घर में ऐसे इनको क्वेश्चंस पूछने लगते थे। और जो ऑफिस, भारत सरकार का जो भी डिपार्टमेंट है या भारत सरकार का जो क्षेत्र है जो इस चीज से काम करता है, जिस इस चीज के ऊपर, उसको कहा जाता है सेंसस या भारत की जनगणना। ठीक है, ये सेंसस ऑफिस है, ये भारत का वो क्षेत्र है, भारत सरकार का वो डिपार्टमेंट है जिसको हम हर 10 वर्ष में ना इसको काम करता हुआ देखते हैं। हर 10 वर्ष में ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन भारत के हर राज्य से निकालता है और फुल उसको कंपाइल करके ऐड करके बड़ा सा एक डॉक्यूमेंट बनाता है, बड़ा सा एक बुक कह सकते हैं वो बनाता है। और उसके ऊपर ये जो अभी आपने मैप्स वगैरह देखे ना, वो जो इंफॉर्मेशन बनता है उसके ऊपर से ही ये मैप हम बनाते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या है, कितना है, कहाँ है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसको हम उसके ऊपर डिपेंड करके, अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो सरकार कुछ रणनीति बनाएगी उसको घटाने की। अगर जनसंख्या कम होती जा रही है तो उसके लिए भी भारत सरकार रणनीति बनाएगी। अगर जनसंख्या में बच्चों और बुजुर्गों की आयु की पोर्शन ज्यादा है और कर्म क्षेत्र में, और वो जो हमने अभी पोर्शन देखा ना कि कार्य अवस्था में अगर ये जो इस उम्र वाले लोग कितने ज्यादा है, इस उम्र वाले लोगों के लिए कितनी ज्यादा सुख सुविधा दी जाए ताकि ये और ज्यादा रोजगार कर पाए, ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये हमें इस सेंसस से मिलती है। और इसके ऊपर काम करके भारत सरकार हमारे लिए कुछ नीतियां बनाती है जो डायरेक्ट देश के प्रगति के लिए जरूरी है। जनसंख्या हमें बताएगी कि कितने लोग हैं, कितने लोग जिंदा रहते हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कौन कम है, कौन ज्यादा है, कितने लोगों की कार्य व्यवस्था में कम होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। ये पूरा ना हमें पॉपुलेशन या देश की जो जनसंख्या है उसको देख के पता चल जाएगा। और देश को अगर प्रगति के स्तर पर लेके जाना है तो कार्यशील जो हमारी जनसंख्या है जो 18 से 60 वर्ष तक, उसके लिए सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपको इस प्रक्रिया के बाद ही पता चलता है और जो कि इस ऑफिस से, सेंसस ऑफ इंडिया इस ऑफिस से, इस कार्यालय से ही निकलता है। ब्राजील में भी यही चीज होती है। और ब्राजील इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जो है ना, ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस से ही जनसंख्या की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। कौन है जवाबदारी संस्था? ब्राजील में तो ये है और इंडिया में है सेंसस ऑफिस। ब्राजील में ये ऑफिस है, ब्राजील इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये ब्राजील की जनसंख्या को निकालती है ऐसे क्वेश्चन पेपर बना के लोगों से पूछ के। ठीक है, और ये मैंने जो फोटोग्राफ दिखाया है ये भारत के इंडिपेंडेंस यानी स्वाधीनता के बाद पहला जो जनसंख्या हुआ था कुछ उसकी फोटोग्राफ है। चलिए, ये चैप्टर आपकी यही पे एंड होती है। किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है? कोई चीज है जो समझ में नहीं आई, जहाँ पे आपको थोड़ा और समझाने की जरूरत है, ऐसा कुछ है? दिव्या, संदीप और नहीं। सिद्धि। बाय मैम। ओके, ओके। सिद्धिका, आपको समझ में आया? हाँ मैम। ओके, अभी आप क्या करेंगे? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। इन सबको आप ना चैप्टर को, आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में किताब की जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास आकर के कि आपको कोई डाउट है या आपको कुछ और समझना है करके। ठीक है।